हेलो डियर इग्नो स्टूडेंट, अगर आपने बीपीएससी 101 में अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किया तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको जितने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इस वीडियो में, आप इस वीडियो को ध्यान से और तसल्ली पूर्वक देख लेते हो तो इतना यकीन मानिए कि आप दूसरों के मुकाबले काफी अच्छा स्कोर करके आओगे, ये मेरा दावा है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से ढंग से समझ लेते हो तो। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम में, आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से सवाल है, कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए, ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, असाइनमेंट से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, रिजल्ट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको इस चैनल पे मिलते रहे। आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। तो इसको आसान शब्दों में आपको इमेज के साथ में आज बताने वाला हूँ। आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है ताकि आपका जो एग्जाम है और बर्डन है, स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए और आप इसको इमेज के फॉर्म में अगर समझते हो तो आप काफी अच्छा स्कोर करके आओगे। सबसे पहले समझते कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत वह विषय है जो राज्य, सरकार, सत्ता, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन करता है। यह बताता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, ना केवल यह कि राजनीति कैसे चल रही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत किन प्रश्नों का उत्तर देता है। तो आपको समझना है कि राज्य क्यों आवश्यक है। यदि राज्य ना हो तो समाज में अराजकता फैल सकती है। राज्य कानून बनाता है और लोगों की सुरक्षा करता है। राज्य का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब पूरा देश से है, एक कंट्री के बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। उसके बाद दूसरा है न्याय। जस्टिस क्या है? न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और उचित व्यवहार करना। उसके बाद है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है? तो स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य कर सके लेकिन किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। उसके बाद तीसरा है समानता। क्या है? तो समानता का अर्थ है कि सभी लोगों को कानून और अवसरों के सामने समान माना गया। ये चीज़ समझ में आया। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है, आपको बस ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लेना है जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला चीज है वैज्ञानिक प्रकृति। यह तथ्यों का अध्ययन करता है और कारणों को समझने का प्रयास करता है। तो यह बताता है कि आदर्श राज्य और आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए। उसके बाद दार्शनिक प्रकृति आपको देखने को मिलेगा। यह न्याय, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार जैसे मूल्यों पर विचार करता है। उसके बाद चौथा है व्यवहारिक प्रकृति। यह केवल सिद्धांत नहीं बताता बल्कि वास्तविक समस्याओं का समाधान भी सुलझाता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, ये हम लोग पढ़ क्यों रहे, इसका जरूरत क्यों है। तो नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य को समझाता है। ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, न्याय और समानता की भावना विकसित करता है, अच्छी सरकार बनाने में सहायता करता है, राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है, लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी बढ़ता है। इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है। उसके बाद इसके उदाहरण क्या है। तो राज्य का महत्व मतलब कि ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक नियम ना हो तो सड़कों पर क्या होगा, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। राज्य का महत्व है, कानून का महत्व है, नियम का महत्व है। उसके बाद न्याय का उदाहरण क्या है। यदि दो छात्रों ने समान अंक प्राप्त किए तो दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद तीसरा है स्वतंत्रता का उदाहरण। आपको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है लेकिन किसी का अपमान करने की नहीं, ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद है समानता का उदाहरण। सरकारी नौकरी की परीक्षा में सभी उम्मीदवारों के लिए एक ही नियम लागू होता है। तो ये क्या दिखाता है, ये समानता दिखाता है। उसके बाद राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्व क्या है, इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला है राज्य, स्टेट, जो व्यवस्था और शासन की आवश्यकता इकाई है। उसके बाद कानून, व्यवस्था बनाए रखने का ये माध्यम है। तीसरा है अधिकार, जो जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान के अधिकार को बताता है। उसके बाद स्वतंत्रता है, जो विचार, अभिव्यक्ति और कार्य की स्वतंत्रता को बताता है। फिर आपको न्याय देखने को मिलेगा, निष्पक्ष और उचित व्यवहार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। इक्वालिटी, समानता भी देखने को मिलेगा, सभी के लिए समान अवसर और व्यवहार है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य तत्व है। उसके बाद प्रमुख राजनीतिक चिंतक भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले प्लेटो आते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य की कल्पना की बात करते हैं। उसके बाद अरस्तु, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है,
ये मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहते हैं। उसके बाद मैकियावेली है, ये राजनीति को व्यवहारिक दृष्टि से समझाते हैं। उसके बाद जॉन लॉक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों पर बल देते हैं। उसके बाद जॉन रॉल्स ये बताते हैं कि न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित करना चाहिए। तो आपने ये जो 6-7 पॉइंट्स पढ़ा, तो इसका निष्कर्ष क्या निकला, आपने क्या समझा, कंक्लूजन क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति का आधार होता है। यह राज्य, सरकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकों के अधिकार का अध्ययन करता है। इसके माध्यम से हम समझते हैं कि समाज और सरकार कैसे बेहतर ढंग से कार्य कर सकते हैं। इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का अत्यंत महत्व। तो आपको याद रखने की मैं कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ। ये ट्रिक से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे राज्य, न्याय, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये चीज़ की बात होती है। इसीलिए जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसका महत्व, राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये अगर PDF चाहिए, तो ये अगर फ्री में चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्लास नोट्स। यहाँ पे मैंने सब कुछ बता रखा है। जो भी दिखता है पिक्चर्स के फॉर्म में, दिमाग उसको ईजिली कैप्चर करता है और उसको लंबे समय तक याद रखता है। इसीलिए मैंने वहाँ पे दिखाया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, ये राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए। तो आइए हम लोग पिक्चर्स के फॉर्म में समझते हैं। तो सबसे पहले समझते कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए अलग अलग विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति को अलग नजरिए से समझता है। सबसे पहला है ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में राजनीति को उसके इतिहास और विकास के आधार पर समझा जाता है। इसका मुख्य विचार यह है कि वर्तमान राजनीति को समझने के लिए अतीत का अध्ययन आवश्यक है। अगर आपको आज का ही समझना है कि आज चीज़ें कैसे काम हो रही है, तो इसके लिए आपको पीछे से कनेक्ट करना होगा। जो आप हमारा अतीत है, जो हिस्ट्री है, उसको समझे बिना आप वर्तमान समय को नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ बताता है। उसके बाद बताता है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है इसमें। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान को समझने के लिए अंग्रेजों के शासन और स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करना पड़ता है, पर इसकी सीमाएं भी देखने को मिलती है। जैसे वर्तमान समस्याओं का पूरा समाधान नहीं देता, भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दार्शनिक दृष्टिकोण है, फिलोसफिकल अप्रोच। यह दृष्टिकोण न्याय, स्वतंत्रता, समानता और आदर्श राज्य जैसे मूल्यों पर आधारित होता है। इसका मुख्य विचार ये होता है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, आदर्श सरकार कैसे हो। उदाहरण के तौर पर प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की, पर इसकी भी कुछ सीमाएं देखने को मिलती है। जैसे व्यवहारिक जीवन से हमेशा मेल नहीं खाता, कल्पना पर अधिक आधारित होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है। उसके बाद तीसरा संस्थागत दृष्टिकोण। इसका मतलब होता है कि इससे राज्य, सरकार, संसद, न्यायपालिका और संविधान जैसे संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मुख्य विचार ये है कि राजनीतिक संस्थाएं कैसे कार्य करती है, उनके अधिकार और कार्य क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय संसद कैसे कानून बनाती, पर इसके भी आपको सीमाएं देखने को मिलेगी कि केवल संस्थाओं पर ही ये बल देता है, ध्यान देता है, लोगों के व्यवहार को कम महत्व देता है। उसके बाद चौथा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसका अर्थ होता है इस दृष्टिकोण में लोगों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसके मुख्य विचार है लोग मतदान क्यों करते हैं, नेता कैसे चुनाव जीतते हैं। उदाहरण के तौर पर चुनाव के समय मतदाताओं की पसंद का सर्वेक्षण किया जाता है, पर इसमें भी आपको सीमाएं ये देखने को मिलती है कि ये नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करता है, केवल तथ्यों पर अधिक जोर देता है। उसके बाद उत्तर व्यवहारिक दृष्टिकोण। इसका अर्थ होता है कि यह व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने के लिए विकसित हुआ। इसका मुख्य विचार राजनीतिक केवल तथ्यों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, समाज की वास्तविक सीमाओं का समाधान भी देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर शोध, इसकी भी सीमाएं आपको देखने को मिलेगी कि आदर्श और व्यवहार में संतुलन बनाना रहता है, कठिन होता है। तो ये आपको 5 दृष्टिकोण समझ में आया। छठा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक का अधिकार आर्थिक व्यवस्था और वर्ग संघर्ष है। इसका मुख्य विचार है कि समाज है ये 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक पूंजीपति और एक मजदूर। ये मार्क्सिस्ट का कहना है, ये मार्क्सवादी विचार है। राज्य अवसर अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करता है, जैसे फैक्ट्री मालिक और मजदूर के बीच वेतन को लेकर संघर्ष, पर इसकी सीमाएं क्या देखने को मिलती कि आर्थिक कारणों को अधिक महत्व देता है, अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों की अपेक्षा करता है। उसके बाद नारी दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा। इस दृष्टिकोण में महिलाओं का अधिकार,
समानता और राजनीतिक भागीदारी पर जोर देता है। इसका मुख्य विचार है कि महिलाओं के बल पर जोर देना, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर महिलाओं के लिए संसद और पंचायतों में आरक्षण होनी चाहिए। उसके बाद पर इसकी भी आपको सीमाएं ये देखने को मिलेगी कि कुछ विद्वानों के अनुसार यह कभी कभी केवल लैंगिक मुद्दों पर अधिक केंद्रित हो जाता है। सभी दृष्टिकोण एक नज़र में हम लोग समझते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मुख्य आधार इतिहास है। उदाहरण के तौर पर संविधान का विकास कैसे हुआ ये जानते हैं। दूसरा है दार्शनिक, जो आदर्श और मूल्यों पे बात करता है। उदाहरण के तौर पर प्लेटो का आदर्श राज। तीसरा संस्थागत राज्य और संस्थाएं, जैसे संसद उदाहरण के तौर पे। उसके बाद चौथा है व्यवहारवादी, लोगों का व्यवहार, जैसे मतदान। पांचवा है उत्तर व्यवहारवादी, व्यवहार प्लस समाज, जैसे गरीबों पर नीतियाँ। छठा है मार्क्सवादी, जो वर्ग संघर्ष के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये मजदूर पूंजीपति इसका उदाहरण है। नारीवादी, महिला समानता, जैसे महिला आरक्षण का बात करता है। दृष्टिकोण की सीमाएं क्या है, तो कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण नहीं है। कई दृष्टिकोण आदर्शवादी, जो व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाते। कुछ दृष्टिकोण केवल एक पक्ष पर ध्यान देते और अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हैं। राजनीति को समझने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए कोई एक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक दृष्टिकोण राजनीति के अलग अलग पहलुओं को समझाता है। इसीलिए राजनीति का सही और व्यापक अध्ययन करने के लिए सभी दृष्टिकोणों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। उसके बाद जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपको सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को काफ़ी सारे स्टूडेंट देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम से जुड़ी हुई जितनी जानकारियाँ वो आपके तक सबसे पहले पहुँच सके। अनुभव, वजन एवं मानक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्या है कि अनुभवजन एवं मानक राजनीतिक सिद्धांतों में अंतर क्या है। सब अनुभवजन राजनीतिक सिद्धांत ये क्या होता है, तो यह सिद्धांत राजनीति का अध्ययन वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और अनुभवों के आधार पर करता है। यह क्या है और कैसे है को समझाता है। ये इन दोनों चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है। उदाहरण के तौर पर चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले, लोग सरकार की नीतियों से खुश है या नहीं है, मतलब कि ये फैक्ट्स पे ज़्यादा बात करता है, आंकड़ों पे ज़्यादा बात करता है। इसकी गुण क्या है और इसके दोष क्या है, तो गुण आपको देखने को मिलेगा कि ये वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है, शोध और आंकड़ों पर आधारित होता है, नीतियाँ बनाने में सहायक होता है। लेकिन इसके दोष क्या है, यह केवल तथ्यों तक सीमित रहता है, यह क्या होना चाहिए का उत्तर नहीं देता, नैतिक मूल्य और आदर्शों की उपेक्षा करता है, कभी कभी आंकड़े सही नहीं होते। उसके बाद दूसरा है मानक राजनीतिक सिद्धांत। यह क्या है, तो यह सिद्धांत राजनीति के आदर्शों, मूल्यों और मानकों के आधार पर यह बताता है कि क्या होना चाहिए, या सही है और गलत का निर्णय करता है। उदाहरण के तौर में समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसके गुण क्या है, तो यह आदर्श और मूल्यों को स्पष्ट करता है, सही और गलत का निर्णय करता है, बेहतर समाज और सरकार की दिशा दिखाता है, नैतिकता और न्याय को बढ़ावा देता है। लेकिन इसके दोष देखने को क्या क्या मिलेंगे, तो यह कल्पनाओं पर आधारित हो सकता है, व्यवहारिक जीवन से कभी कभी दूर होता है, सभी लोग इसके आदर्शों से सहमत नहीं होते, इससे मापना या जांचना कठिन होता है। उसके बाद मानव राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो यह सिद्धांत मनुष्य को राजनीति का केंद्र मानता है, मनुष्य का सर्वगुण विकास और कल्याण है, मतलब कि ओवरऑल इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। इसकी मुख्य विशेषता आपको मनुष्य की गरिमा और सम्मान पर जोर देता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को महत्व देता है, मानव अधिकारों की रक्षा का पक्षधार होता है, लोकतंत्र और सहभागिता को बढ़ावा देता है। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत का संविधान जो सभी को समान अधिकार देता है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा देखने को मिलता है, गांधी जी का सर्वोदय और अंत्योदय का विचार। इसके गुण क्या है, तो मनुष्य के सर्वगुण विकास पर जोर देता है, शांति, सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की रक्षा करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना, ये इसके गुण है। इसके दोष क्या है, तो ये आदर्शवादी होने के कारण कभी कभी व्यवहारिक होता है, सभी समाजों में एक जैसा लागू करना कठिन होता है, क्योंकि भारत जो है यहाँ आपको विभिन्न अलग अलग धर्म, जाति, संस्कृति, सब कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। संसाधनों की कमी में इसे लागू करना मुश्किल होता है, कभी कभी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों में टकराव हो सकता है।
उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है, तो अनुभवजन सिद्धांत जो है यह क्या है को बताता है, लेकिन मानक सिद्धांत या क्या होना चाहिए को बताता है। और अनुभवजन सिद्धांत जो है यह तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है, लेकिन मानक सिद्धांत मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होता है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन मानक सिद्धांत सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिनिष्ठ होता है। उसके बाद इसमें वर्णनात्मक होता है, लेकिन मानक सिद्धांत निर्देशनात्मक होता है। इसमें उदाहरण चुनाव परिणाम जन्म सर्वेक्षण, लेकिन मानक सिद्धांत में उदाहरण न्याय समानता और मानव अधिकारों पर जोर देता है। उसके बाद दोनों के बीच संबंध कैसे है, तो अनुभवजन सिद्धांत हमें वास्तविक स्थिति को समझने में मदद करता है, लेकिन मानक सिद्धांत हमें यह बताता है कि स्थिति कैसी होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है। तथ्य और मूल मिलकर ही अच्छी नीति और बेहतर समाज का निर्माण करते। तो इसके निष्कर्ष क्या निकले? निष्कर्ष ये है कि राजनीतिक सिद्धांत को पूरी तरह समझने के लिए अनुभवजन और मानक दोनों दृष्टिकोण आवश्यक हैं। अनुभवजन सिद्धांत हमें वास्तविकता दिखाता है, जबकि मानक सिद्धांत हमें आदर्श मार्ग दिखाता है। मानव जीवन राजनीतिक सिद्धांत इन दोनों को मिलाकर मनुष्य के कल्याण और बेहतर समाज की स्थापना करता है। याद रखना है तो आपको ये समझना है कि अनुभवजन जो होता है ये वास्तविकता बताता है कि क्या है, लेकिन मानक आदर्श पे बात करता है कि क्या होना चाहिए। मानव जो है दोनों का संतुलन है, ये मनुष्य कल्याण पे ज़्यादा जोर देता है। तो यहाँ तक 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। तो उदारवाद के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि उदारवाद का अर्थ क्या होता है। उदारवाद एक राजनीतिक एवं सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों और सीमित सरकार में विश्वास करती है। यह विचारधारा मानती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है, जब तक वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। उसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके प्रमुख सिद्धांत, आपको कई सिद्धांत देखने को मिलेगा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। सबसे पहला है व्यक्ति की सर्वोच्चता। उदारवाद में व्यक्ति को समाज और राज्य से सर्वोपरि माना जाता है। व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। उसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया गया। हर व्यक्ति को बोलने, सोचने, लिखने, आवागमन करने, धर्म मानने और अपने तरीके से जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके बाद है प्राकृतिक अधिकार। मनुष्य को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। उसके बाद चौथा है सीमित सरकार। सरकार के अधिकार सीमित होने चाहिए। सरकार को केवल वही कार्य करने चाहिए जो जनता के हित के आवश्यक में है। उसके बाद पांचवा है संवैधानिक शासन एवं विधिक शासन। सरकार संविधान के अनुसार चलती है और कानून का शासन होता है। सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं, चाहे वह राजा हो या आम व्यक्ति। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है कि उदारवाद धर्म और राजनीति को अलग रखता है। यह धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र का समर्थन करता है जिससे सभी धर्मों को सम्मान मिले। उदारवाद का महत्व क्या है, तो यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है। यह लोकतंत्र, समानता और न्याय की स्थापना करता है। यह शोषण और अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा देता है। यह वैज्ञानिक सोच और प्रगति को बढ़ावा देता है। यह मानव अधिकारों की रक्षा करता है। उदारवाद की आलोचना भी आपको देखने को मिलेगी कि यह केवल आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के हित में काम करता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की अनदेखी होती है। यह अत्यधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है, जिससे सामाजिक अनुशासन कमजोर हो सकता है। यह कमजोर वर्गों की समस्याओं को हल करने में विफल रहता है। कभी कभी यह स्वार्थ और भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। उदारवाद के उदाहरण क्या है, तो जॉन लॉक, जेम्स मिल, मॉन्टेस्क्यू, रूसो आदि उदारवादी के विचारक थे। भारत का संविधान उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में हुई और फ्रांसीसी क्रांति 1779 उदारवाद से प्रेरित थी। आज के लोकतांत्रिक देश उदारवादी विचारों को अपनाते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये है कि उदारवाद एक प्रगतिशील विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और लोकतंत्र को बढ़ावा देती है या समाज में न्याय, समानता और शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं और आलोचनाएं हैं, फिर भी उदारवाद आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की नींव है और मानव कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो ये व्यक्ति की सर्वोच्चता पर बल देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राकृतिक अधिकार, सीमित सरकार,
संवैधानिक एवं विधिक शासन पे जोर देता है और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की मांग करता है। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है शास्त्रीय उदारवाद एवं आधुनिक उदारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग समझते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में अंतर क्या है। तो ये शास्त्रीय उदारवाद क्या है, तो ये 18वीं और 19वीं सदी में विकसित एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को सर्वोपरि मानती है तथा राज्य की भूमिका को सीमित कर रखने पर बल देती है। ये शास्त्रीय उदारवाद का एक उदाहरण है। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च महत्व देती है, प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास रखती है जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, सीमित सरकार का सिद्धांत को मानती है, राज्य का कार्य केवल सुरक्षा और व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए, विचारधारा का कहना है। मुक्त बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, कानून का शासन और समानता का सिद्धांत राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। इसकी आलोचना भी आपको देखने को मिलेगा। यह केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को अनदेखा करता है, कमजोर वर्गों में कल्याण के लिए कोई ठोस नीति नहीं है, अत्यधिक मुक्त बाजार से शोषण और असमानता बढ़ती है, व्यवहार में यह आदर्श रूप में लागू नहीं हो सकता। उसके बाद इन दोनों में अंतर क्या है। उसके बाद आधुनिक उदारवाद क्या है, तो आधुनिक उदारवाद 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से विकसित हुआ है। यह शास्त्रीय उदारवाद की सीमाओं को समझते हुए व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता पर भी बल देता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो स्वतंत्रता के साथ समानता और न्याय पर बल देता है, राज्य की सक्रिय भूमिका का समर्थन करता है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर बात करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों की समानता पर जोर देता है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को मान्यता देता है, लोकतंत्र को और सहीगुणता का समर्थन करता है, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करता है। आधुनिक उदारवाद की भी आलोचना आपको देखने को मिलेगी, जैसे राज्य के अधिक हस्तक्षेप में व्यक्तित्व स्वतंत्रता सीमित हो जाती, कल्याणकारी योजनाओं पर अत्यधिक खर्च से आर्थिक बोझ बढ़ता है, यह आदर्श और व्यवहार में कई बार संतुलन नहीं बना पाता, सभी समाजों में समान रूप से लागू करना कठिन है, अत्यधिक राज्य नियंत्रण से नौकरशाही बढ़ती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो शास्त्रीय उदारवाद जो है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर आधारित है, लेकिन आधुनिक उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल देता है, ये मूल आधार है। उसके बाद ये राज्य की भूमिका का बात करूँ तो राज्य की भूमिका बहुत सीमित होनी चाहिए, शास्त्रीय उदारवाद का कहना है, लेकिन आधुनिक उदारवाद का कहना है कि राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक है, विशेषकर कल्याणकारी योजनाओं के लिए। उसके बाद आर्थिक दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो शास्त्रीय उदारवाद का कहना है कि मुक्त बाजार और आर्थिक स्वतंत्रता का ये समर्थन करते हैं, लेकिन आधुनिक उदारवाद नियंत्रित बाजार और राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करते हैं। उसके बाद अधिकारों का दृष्टिकोण का है तो शास्त्रीय उदारवाद का कहना है कि प्राकृतिक अधिकारों जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति पर बल देते हैं। आधुनिक उदारवाद अधिकारों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर भी जोर देते हैं। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो शास्त्रीय उदारवाद का कहना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना मुख्य लक्ष्य है, लेकिन आधुनिक उदारवाद का कहना है कि व्यक्ति और समाज दोनों का समग्र विकास करना लक्ष्य है। विचारधारा का स्वरूप देखा जाए तो शास्त्रीय उदारवाद व्यक्तिवादी पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन आधुनिक में आपको समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की दिशा में विचार देखने को मिलेगा। प्रमुख उदाहरण के तौर पे जैसे शास्त्रीय उदार में J.S. मिलन, एडम स्मिथ, जेरम बेंथम, लेकिन आधुनिक के है T.H. ग्रेटिन, L.T. हॉवर्स, जॉन रॉल्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। कि दोनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो शास्त्रीय उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, प्राकृतिक अधिकारों पर विश्वास है, सीमित सरकार की बात करते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की बात होती है, यहाँ पे राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते हैं ये लोग। लेकिन आधुनिक उदारवाद में स्वतंत्रता के साथ समानता, राज्य की सक्रिय भूमिका, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, सामाजिक और आर्थिक अधिकार, कमजोर वर्गों के उत्थान पर जोर देते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष जानने से पहले आप समझ लीजिए कि शास्त्रीय उदारवाद के प्रमुख विचारक कौन है। जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरम बेंथम, J.S. मिल देखने को मिलेंगे। लेकिन आधुनिक उदारवाद के प्रमुख जो विचारक है ये है
TH ग्रीन, LT हॉबस, जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन। निष्कर्ष क्या है? शास्त्रीय उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की नींव रखी, जबकि आधुनिक उदारवाद ने उन अधिकारों को सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ जोड़कर अधिक व्यापक और व्यवहारिक बनाया। दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की पूरक है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसका मुख्य संदेश क्या है? तो स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन समानता और न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है। इसलिए आधुनिक उदारवाद आज के समय ही की आवश्यकता बन गया है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगले वीडियो में थैंक यू फ्रेंड।